हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एनटीपीसी सॉल्यूशन करवाएंगे मैथ सेक्शन, जिसमें मैथ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कब का है नहीं है, वो सारा डिस्कशन आज का सेशन में हम करेंगे। 16/4/2016 में शायद जो एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन है आपके पास। आप इतना ध्यान में रखिए कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर में आपको मिलेगा। लगभग 18-20 क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन उसको हम उठाए नहीं क्योंकि लंबा समय जाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 क्वेश्चन आज का क्या है। सो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 0.14। यहाँ पे आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय 1.3 का होल स्क्वायर। इसका क्या वैल्यू आएगा? ये सब क्वेश्चन को आप देखते चोट आंसर मार दोगे एकदम फटाक से। क्या? 0.01। अब कैसे मारोगे हम आपको अपना तरीका से बताते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देखो, इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करें। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4 और इसका क्या है, इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में फिर से देखो 0.11 डिवाइडेड बाय 1.1। पॉइंट के इधर कुछ नहीं तो जीरो है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका इधर कुछ नहीं तो समझ लो जीरो है, इसका इधर कुछ नहीं तो समझ लो जीरो है। ठीक है, अब इसका भी बोल रहा है क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है और प्लस यहाँ पे बोल रहा है 0.13 डिवाइडेड बाय 1.3 का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है? 0.13 डिवाइडेड बाय 1.3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको कहीं बोलेगा कोई भाई कि 14/14 बताओ तो आप सीधा बोल दोगे 1 हो जाएगा। आपको बोलेगा कोई 11/11 बोलो, सीधा कहोगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दशमलव है, सॉरी ये आपका दशमलव बोल रहा है 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय सॉरी क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक चीज नहीं, रुकी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे। एक सेकेंड पॉइंटर ऑप्शन से इसको मारना पड़ेगा, इरेज। हाँ हो गया, अब देखो अब सही हो गया। ठीक है, अब सही हो गया। ये पेन ले लो। ठीक है, अब देखो 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4 इसका है होल स्क्वायर। आपको क्या बोले, कहीं भी आपको बोलेगा 14/14 करने के लिए आप इस पर फोकस करेंगे। ये जो गोल का घूर रहा है ना उस पर, ये इसी से आपको इंडिकेटर के माध्यम से पता चलेगा हम क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। ये जो आपको कोई बोलेगा 14/14 तो आप कहोगे 1। अगर बोलेगा 11/11 तो आप बोलोगे 1। यहाँ पे देखो क्या 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4। अब देखो ऊपर में भी 14 है और नीचे में भी 14 है तो आप कहोगे 1 हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्यूशन करना, सो आप देखो ये जो 14 है तो इसको 14 का 14 लेते हैं, इसका दशमलव है उसको हटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या 100 और बड़का 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1.4 है तो इसको लिखेंगे 14 और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10। तो आपको एक तरीका पता है ना पहले से कि ऊपर वाला और नीचे वाला और ए वाला और ए वाला कट जाता है। तो यहाँ क्या, फिर आगे स्टेप देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0.11 डिवाइडेड बाय 1.1। अब 0.11 है तो इसको आप कैसे लिखोगे, 11/100 लिखोगे। यहाँ से अगर दशमलव हटता है ए वाला तो यहाँ डबल 0 उतरेगा, जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगा उतना 0 नीचे में उतरता है। तो देखो यहाँ डबल 1 है तो यहाँ पे डबल 0 उतरेगा। अब डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 1.1 है तो दशमलव यहाँ से हटा दिए, ए वाला जो दशमलव है ना ये वाला हम हटा दिए। ठीक है, तो दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा 10। अब बोल रहा है दोनों का ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सीधा से इसको कर देंगे होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो ए वाला आपको दिख रहा है हम इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.13 डिवाइडेड बाय 1.3 इसका भी यही हाल होगा। यहाँ पे हो जाएगा 13/100 डिवाइडेड बाय 13/10। ये हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या होगा, ये 14 से 14 कट गया और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या बच गया 1/10 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो 11 से ए वाला 11 कट जाएगा और 1 0 ये और 1 0 ये कटेगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 1/10 का होल स्क्वायर
प्लस, अब देखो यहाँ से ये 13 कटेगा और ये 13 कटेगा, अल्टरनेट वैसे करता है, जैसे 13 के बाद 100 है और फिर 13 है फिर 10 है, तो ये 13 नीचे वाला 13 से कटेगा, जस्ट नीचे वाला से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, ए 0 से कट जाएगा ए 0, तो यहाँ बचेगा 1/10 के होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी 1/10 है और यहाँ भी 1/10 है, आपको बोलेंगे हम यहाँ 4 - 4 करोगे तो आपको क्या कहोगे, कहोगे 0 बचेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तीसरा देखो यहाँ भी 1/10 का होल स्क्वायर और यहाँ भी 1/10 का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों का माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। और देखो यहाँ पे 1/10 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 तो हो जाएगा, और ऊपर का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही बचेगा। अब देखो 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, अगर नीचे में अगर कोई संख्या 100 रहे, 1000 रहे, 10 रहे, उसको अगर दशमलव में लिखते हैं तो जितना 0 रहता है ना ऊपर का जो संख्या है उसमें उतना दशमलव बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है और नीचे में 2 0, तो 2 डिजिट के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, 1 2 डिजिट के बाद देखो यहाँ पे दशमलव बैठाएं तो आप हो गया हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। अब इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप समझिए। यहाँ पे 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4, यहाँ पे 0.11 डिवाइडेड बाय 1.1। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से आए कि ऊपर का भी संख्या और नीचे का भी संख्या बराबर हो, दशमलव को पहले आप गोली मारो, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या बराबर हो, यहाँ भी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या बराबर हो, तो उस संख्या को हम सीधा हटा देंगे। उस संख्या का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम दशमलव में देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो संख्या के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव है और यहाँ देखो संख्या के बाद 1 डिजिट के बाद दशमलव, तो इसको सीधा हम लिख देते हैं क्या 0.1। इसको भी सीधा लिख देते हैं क्या 0.1। ये आपका अलग पार्ट है। और इधर जो है इसको भी हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे है, इसको भी क्या लिखेंगे 0.1 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका भी यहाँ पे हम होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी यहाँ होल स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस से दोनों टर्म कटेगा और सिर्फ आंसर बचेगा आपका 0.1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 3 1 4 6 5 7 3 8 1 4 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज आपको एक नया टॉपिक लग रहा होगा और ये इतना आसान है कि हर एनटीपीसी का प्रत्येक सेट में एक नए क्वेश्चन से आया है। ठीक है, अब देखो इसका बोल रहा है कि रेंज निकालो क्या हो। 3 1 4 6 5 7 3 8 1 कोई भी संख्या आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया आपको 3 1 4 6 5 7 3 8 1 और यहाँ पे आपको दे दिया क्या 4। अब बोल रहा है इसका रेंज निकालो। जैसे आपको कोई भी संख्या कोई भी दे देगा, आपको 5 7 9 10 कुछ भी देगा, तो रेंज निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो और जो सबसे छोटी संख्या हो वो दोनों का डिफरेंस जो जितना बचेगा ना उसी को रेंज बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखोगे आप तो यहाँ पे 8 है, क्या है 8 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वही कहलाता है क्या रेंज। अब देखो 8 का और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। बस इतना सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस, मतलब आप आसानी से इसको बना सकते हो डिजिट सम करके। बोल रहा है 64 गुने 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 गुने 16। क्वेश्चन देखो क्या सो 64 गुने 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 गुने 16। यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ और यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत की डिस्कशन इसको बनाने के लिए 5 का पावर आप 4 को यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 64। सॉरी पॉइंटर से इसको हटाना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा। हाँ पेन, देखो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 64 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे और यहाँ 5 का पावर हम 4 को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 16 बचेगा। अब देखो 5 का पावर 4 को 5 का पावर 4 रहने दिए और 64 को अगर हम 16 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा। अब इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हो तो आपको डिजिट सम लगाना चाहिए। किसी तरह से क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सोल्व करके फेंकना फटाफट। अब 5 का पावर 4 जो है ना 625 होता है,
ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है 48। अब 625 को आप 48 से गुना करोगे तो इसको हम डिजिट सम से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डिजिट सम क्या होता है। सो 5 2 7 और 6 13 कर दिए, 13 5 2 7 और 6 13 किए, 13 में अगर फिर हम 1 3 जोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ 4, और यहाँ पे 8 और 4 12 है, 12 में फिर 1 और 2 जोड़ेंगे तो बचेगा 3, तो हो गया आपका 4 तिया 12, और फिर यहाँ 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो बचेगा 3। अब जिसमें जोड़ के 3 आएगा वही वाला इसका आंसर होगा। देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 और 3 8 आ रहा है, ये होगा नहीं। देखो इसमें 5 और 2 7 आ रहा है, वो होगा नहीं। देखो यहाँ 30,000 है ना, इसमें 3 है, अब यही संख्या इसका आंसर होगा। देखो यहाँ जोड़ के 3 आया था, वही इसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है कि सभी अंकों को आप जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे 6 2 5 यहाँ है ना, तो इसको जोड़िए, 5 2 7 और 6 13 कीजिए, 13 बचा। अब 13 में फिर 1 और 3 को जोड़िए, 4 बचा। जब तक सिंगल डिजिट नहीं बचता है उसको जोड़ते रहिए और गुना कीजिए, जो आपको टर्म बोलता है वैसा कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया इसका यूनिट डिजिट, और यहाँ पे देखो 3 आ गया यूनिट डिजिट। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 30,000। और वैसे आप इसको गुना कीजिएगा ना, इसको 625 गुना 48 तो आपका भी उसमें भी आंसर आपका आएगा कितना 30,000। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए उसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट में जब पढ़े होंगे कहीं ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन तो बताया होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच के कोण को कहा जाता है अधिक कोण। क्या कहा जाता है? अधिक कोण। अधिक कोण नहीं, इसके बीच का कोण को कहा जाता है बृहद कोण। क्या कहा जाता है? बृहद कोण। सॉरी, इरेजर लो। इसके बीच के कोण को कहा जाता है बृहद कोण। क्या कहा जाता है? बृहद कोण। अब देखो क्या है इसका मसला। सो अगर 0 डिग्री रहेगा और अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, और अगर 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम रहेगा, और 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम रहेगा, तो 0 से 90 डिग्री के बीच वाला को बोला जाता है क्या? न्यून कोण बोला जाता है। न्यून और कोण, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाले को बोला जाता है क्या? अधिक कोण। इसको बोला जाता है अधिक कोण। और 180 से 360 डिग्री के बीच वाले कोण को बोला जाता है क्या? बृहद कोण। क्या बोला जाता है इसको? बृहद कोण। और अगर पूरा पूरे 180 पर टिक गया तो इसको हम बोलते हैं रिजु और कोण, ठीक है। तो यहां बोल रहा है 180 से 360 के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम बृहद कोण, ठीक है। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का इतना आपको बेसिक सा फंडा बताएंगे, आप तुरंत करोगे। पहले आप शॉर्ट तरीका इसको देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीधा करना है 55 प्लस 9/2, ठीक है। 55 प्लस 9/2 इंटू 55 माइनस 9/2 और इसको गुना कर देना। 55 और 9 होता है 64, कितना होता है 64, और बटा हो जाएगा आपका 2 और गुना 55 में 9 जाएगा तो आपका बचेगा 46। कितना बचेगा आपका 46 और बटा करेंगे 2। अब देखो 64/2 कितना हो जाएगा 32 और 46/2 कितना हो जाएगा 23। अब इतना तो वैसे आप गुना कर ही सकते हो। 23 गुना हो जाएगा आपका 46 और 23 दिया 69 और 4 हो जाएगा आपका 73। तो जहां होगा 736 वहां इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा आंसर। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। जब आपको बोले एक बार 55 प्लस 9/2 करना है और एक बार 55 माइनस 9/2 करना है। ये आया कैसे सो आप पहले समझो। बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक हम ले लिए, इसका योग कितना है 55, ठीक। और बोल रहा है कि उसका अंतर मतलब उसका माइनस मतलब x माइनस वाई है कितना आपका यहाँ 9। अब ये दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक बार इसको जोड़ोगे तो इसको y और y कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, और 55 और 9 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 64 और x बराबर क्या होगा 64/2। अब x बराबर 64/2 मतलब हो गया आपका 32।
अब x बराबर आपका 32 हो गया। आप किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करो, तो हम पुट कर देते हैं इस पहला इक्वेशन में, तो x का वैल्यू हम 32 पुट करते हैं, तो हो जाएगा आपका y बराबर 55 माइनस 32, क्योंकि a इधर यहाँ आपका है प्लस में, तो a अगर ब्रैकेट के बराबर के बाद इधर जाएगा तो हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो 55 में अगर 32 जाएगा तो 32, 8 40, 10 8 18 और 5 कितना हो जाता है, 23। तो देखो x बराबर हो गया आपका 32, y बराबर हो गया 23। अब बोल रहा है दोनों संख्या का गुना करो, क्या करो, गुना करो x और y को। तो आप यहां से भी करोगे तो 32 गुना 23 आपका आ जाएगा 736, ठीक है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 736। अब सिंपल तरीका जो हम बताएं ये भी यही था। फार्मूला बनता कैसे, उसी का शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम 32 किए, देखो यहाँ सीधा 32 लिखें, यहाँ पे हम 23 किए, इसको सीधा 23 किए। आपको समझाने के लिए हमको इतना टाइम लग रहा है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। बोल रहा है यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है। Q में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए P और Q में आप पहले पुरुष का संख्या को पहले लिख लो। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि P में जो है सो पुरुषों का संख्या है X और Q में जो है सो पुरुषों की संख्या है Y, ठीक। P में पुरुषों की संख्या को हम मान लें कितना X और Q में हम मान लें पुरुषों की संख्या Y। अब क्या बोल रहा है सुनो, यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित कर दिए जाए, कितना में, यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किया जाए तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर होती है। मान लो अगर कोई से P से 10 पुरुष Y में Q में चला जाएगा तो P में 10 पुरुष घटेगा कि नहीं, सो बताओ। जैसे आपके पास 10 आम है, उसमें से आप 2 आम निकाल लिए तो 10 में 2 आम घटाओगे तब ना 8 आम बचेगा। उसी तरह से P में अगर X है, X आदमी है, उसमें अगर 10 आदमी घटा के अगर Q में चला जाए, Q को हम क्या माने Y, तो Y में 10 पुरुष बढ़ जाएगा और X में 10 पुरुष घटेगा। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो पहले देखो, यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं, यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर, मतलब 20 पुरुष अगर एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो दूसरा जगह 20 पुरुष बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे सुनो, Q में पुरुषों की संख्या P से जाते हैं तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है। जैसे देखो अगर 20 पुरुष X से चला गया P से चला गया Q में, तो P में क्या होगा, 20 पुरुष घट जाएगा और Q में क्या होगा, 20 पुरुष बढ़ जाएगा, 20 पुरुष बढ़ जाएगा। यहाँ पे बराबर भी देना नहीं था, हम दे दिए, लेकिन आपको बताएंगे क्यों दिए। अब बोल रहा है Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती, तो देखो P A वाला A जो है सो Q है, क्या बोल रहा है Q, और Q में बोल रहा है P से संख्या आधी हो जाती, तो P में कितना संख्या X माइनस 20, तो इसका आधा हो जाता है किसमें, Q में। Q क्या माने, Y माने, और ये 20 तो आपका क्वेश्चन में बोला, इसमें 20 तो बढ़ेगा ही। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू निकलेगा 20। क्या निकलेगा यहाँ आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकलेगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 दूना 40, 40 इधर आपका प्लस और ये 20 इधर जाके हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, मतलब Y में पुरुष की संख्या ज्ञात करो। Q को क्या माने, Y। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इसको घटा दो, ठीक है, इसमें इसको क्या करो, घटा दो। अब देखो घटाने से क्या होगा, सो यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 2y। अब देखो इसको घटाने से 20 दूना 40 और 20 हो जाएगा आपका 60। क्वेश्चन, यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है और x माइनस 2y इज इक्वल टू 60 है। अब दोनों को आप क्या करो, घटा दो, तो x में x घटाओ तो बचेगा आपका 0, माइनस y में अगर माइनस 2y को आप अगर घटाओगे, x माइनस 2y 20 दूना 40 और 20 60 है, तो इक्वेशन सही लग रहा है। माइनस वाई और माइनस 2y को घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस,
और प्लस होगा तो माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस वाई, और 20 में अगर 60 घटाओगे तो आपका बचेगा 40। ठीक है, 20 और 60, ये इक्वेशन में कहीं गड़बड़ है क्या? एक बार फिर से चेक करता हूँ, आंसर तो उसका सही होगा। यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। इसमें 10 घटा दिए, इसमें ज़्यादा हो गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 10 20। ठीक है, बोल रहे यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P स्थानांतरित किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ? Q से P। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन गलती था, इसलिए सोचें इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है। थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। ये क्या बोल रहा है सो आप पहले सुनो, तब आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक सेकेंड, पेन लेना पड़ेगा यहाँ से। पेन बोल रहा है कि यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित हो जाएगा तो P में संख्या बढ़ न जाएगा, Q से P में जाएगा तो, और क्या बोल रहा है तो, और Q से P में जाएगा तो P में संख्या 20 बढ़ जाएगा और Q में क्या होगा 20 संख्या घटेगा, तो इसमें हो जाएगा y माइनस 20। और बोल रहा है कि P में जितना होगा उसका आधा हो जाता है Q में, तो P में जितना होगा उसका आधा किस में हो जाता है? Q में। अब इक्वेशन को सॉल्व करो तो x प्लस 20 यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 दूना 40 यहाँ पे माइनस में, और ये 20 हो जाएगा माइनस में इधर आके, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 80। अब ये दोनों को आप जोड़ोगे, इसको और इसको, तो आपका घटाओगे तो देखो घटाओ क्या करो, x में x घटाओगे तो बचेगा आपका 0, और माइनस वाई में माइनस 2y को घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में y, और 20 में 80 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 20 दूना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। 20 दूना 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 60 और 20 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 80, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 80। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको फिर से थोड़ा सा देख लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? K और L एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि K अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है तो L अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो K और L, ठीक है, K प्लस L जो है सो एक काम को कितना दिन में कर रहा है? ये सब 20 दिन में कर रहा है। यदि K अकेला इस काम को करता तो वो 60 दिन में कर सकता था। यदि K इस काम को अकेला करता तो ये 60 दिन में कर देता। तो बोलता है L अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 20 का और 60 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 का और 60 का एलसीएम कितना आता है? 60। ठीक है, तो ये आपका है काम, ये है आपका क्या कर सकते दिन, ये जो आपका है सो है आपका दिन। अगर टोटल काम में हम टोटल दिन से भागा दे देंगे, ये है आपका टोटल वर्क। ठीक है, अगर टोटल काम में टोटल दिन से भागा देंगे तो क्षमता निकलता है। जैसे अगर आप कोई काम 40 कोई काम को मान लो 40 काम है, अगर आप 20 दिन में कर रहे हैं तो आपको बोलेगा आपका क्षमता क्या है? तो 40/20 कहोगे, कहोगे मेरा एक दिन में 2 काम करने का क्षमता है। इसी तरह बोल रहा है कि 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बोल एक दिन में किया गया कार्य को बोलते हैं क्षमता। एक मतलब एक कोई भी चीज एक दिन में किया गया, 1 सेकंड में किया गया, 1 घंटा में किया गया काम को क्या बोलते हैं? क्षमता कहते हैं। अब देखो 60 टोटल काम है, 20 दिन में कर रहा है, तो 60/20 करेंगे तो यहाँ इसका आ जाएगा 3। मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहा है, और के अकेला इस काम को 60 काम को एक दिन में कर रहा है। अब बताओ के प्लस एल यहाँ से कितना आ जा रहा है? 3। ये इसका क्षमता है, के प्लस एल है यहाँ पे 3, और के बराबर यहाँ पे है आपका 1। तो इसको अगर के इस के का वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे अगला इक्वेशन में, तो एल बराबर आ जाएगा 2। कितना आएगा? एल बराबर 2। अब एल बराबर 2 मतलब एल का क्षमता 2 है और टोटल काम है 60, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 60/2 करेंगे तो ये 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक वृत्त को खींचिए, यहाँ पे अच्छा से खींचाएगा कि नहीं, एक आप पहले वृत्त खींच लीजिए। बोल रहा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका
ये आपका मान लीजिए कि त्रिज्या है आपका 13, ठीक है, इधर भी आपका हो जाएगा त्रिज्या 13, ठीक है। अब बोल रहा है इस पर एक वर्ग बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? वर्ग। सबसे पहले आप वर्ग को यहाँ पे बना लो, ठीक है। वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग बनना वृत्त के अंदर पॉसिबल होता है, आपको हम बताएंगे कैसे होता है। अब बोल रहा है इसके अंदर एक वर्ग, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, आपको पता है। इसके अंदर एक वर्ग बना दिया जाता है, तो बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो आप कहोगे जी 13 होगा, क्योंकि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ से इसको भी हम मिलाएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 13, क्योंकि सेंटर से वृत्त का जो आपका ये है परिधि, उस पर जो लंबाई होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। अब ये हो जाएगा 13 और 13 कितना हो जाएगा आपका? ये 26। तो इसका ये जो दोनों भुजा आएगा, सो दोनों भुजा आपका आ जाएगा 26/√2। आपका ये न्यूटन्स लॉ नहीं मैथ में पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। ये जो दोनों भुजा इसका आएगा ना, वो आपका आ जाएगा 26/√2। आप निकाल के देखिएगा, क्योंकि कैसे निकलता आपको बताते हैं। x² प्लस x² इज इक्वल टू 26 यहाँ हो जाएगा आपका 2x² इज इक्वल टू 26 ठीक है, 26 हो जाएगा। अब यहाँ से x² इज इक्वल टू 26 बटा हो जाएगा 2, और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो हो जाएगा आपका 26/√2, ठीक है। तो 26/√2 यहाँ से दोनों ये भुजा का लंबाई आ जाएगा। अब वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए एक भुजा को x माने और दूसरा भुजा को भी यहाँ पे क्या माने हैं? x। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब साइड स्क्वायर होता है सीधा। इसका लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर होता है, तो क्या हो जाता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल सीधा हो जाएगा आपका 26/√2 का होल स्क्वायर, मतलब 26 गुने 26/√2 गुने √2। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से आपका ये 13 बार में कटेगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 गुने 26 ना। तो 13 गुने 26 कितना हो जाएगा? 169 गुने 2, तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 338 है आपको ये इसका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले देखिए, बोल रहा है एक आयत जिसका विकर्ण कितना है? 15 मीटर। देखिए ये इसका है, थोड़ा सा इसमें लाइनिंग में दिक्कत, ये है 15 मीटर, और बोल रहा है उसका चौड़ाई जो सो है 9 मीटर। कितना? 9 मीटर। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि भाई तू आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या कहोगे? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको चौड़ाई दिया हुआ लेकिन लंबाई दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो इसको निकालना पड़ता है। इसके आयत के प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये है 15, ये है 9, तो ये इसको अगर निकालोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से तो 12 आएगा। आपको 9, 12 और 15 ट्रिपलेट याद रखना है। अगर ये 15 है ये 9 है तो अवश्य ही 12 होगा। अगर ये 12 और ये 15 तो अवश्य ही 9 होगा। एकदम आपको दिमाग में कंठा से याद कर लेना। अब देखो इसका लंबाई निकल गया कितना? L बराबर निकल गया 12 और B बराबर निकल गया 9। अब इसको सॉल्व करो तो L बराबर कितना है? 12 और B बराबर है 9, तो 12 9 48, यानी 108 स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु 22% हानि पर 7020 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? जैसे बोल रहा है परसेंटेज में आपको किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य एकदम आपको याद रखना कि 100 होता है। कितना? 100 होता है। परसेंटेज में आपको आधे रखना 100 होता है। अब देखो बोल रहा है एक वस्तु 22% 100 यूनिट याद रखना है, मतलब 100 का आपको ये नहीं याद रखना है। बोल रहा है एक वस्तु 22% हानि पर 7020 में बेची गई। अब बताओ 100 रुपया का वस्तु है, उसमें अगर 22% हानि होगा तो कितना बचेगा? बचेगा आपको 78। अब 78 का वस्तु कितना में यहाँ बोल रहा है एक्यूरेट बेचा गया है? 7020 में। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ 100 यूनिट है, आपको निकालना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपको 100 यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे 7020 डिवाइडेड बाय 78 इंटू आपको करना पड़ेगा क्या? 100, ठीक है।
अब इसको आप 100 करोगे, क्या बोल रहा है, इसका क्रय मूल्य निकालो ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको पहले आप काटो, 4 से ये कट जाएगा, ठीक है, ये 4 से कटेगा तो 4 एक 4 और 3 और 8 बच जा रहा है ना। ये तो 4 से कटने रहा है, 22% हानि पर 7020 में बेचा गया, तो 78, 280 और 20 तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये 78 का आधा करो, इसको पहले हो जाएगा ये आपका 39, और ये आपको काटोगे तो यहाँ बचेगा आपका 50, ठीक है। 39 को फिर से आप 13 से काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से काटोगे तो 3, और यहाँ इसको काटो 13 से कट जाएगा आराम से, आप बताएंगे आपको डिविजन रूल। 13 25 हो जाएगा आपका 65, 5 और 2 13 4 52, यहाँ हो जाएगा 2 0, और फिर 3 से काट दो इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 मतलब 180। अब 180 गुने 5 हो गए तो 18 25 कितना हो जाता है 90, और यहाँ पे 2 0 है, तो इसका आंसर कहीं पे 9000 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पी पे दिख रहा है, ही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका 9000 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। आपको कोई भी संख्या दे देगा, उसको बोलेगा कि प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे, 5 बचे। इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक फंडा क्या है, ये चारों संख्या जो दिया हुआ ना 10 15 20 25, इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालोगे 10 15 20 25, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा पता है, पहले निकालो आप 20 और 25 का, इसका एलसीएम निकल जाएगा 100 और 10 का एलसीएम निकलेगा 100, और 100 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो निकल जाएगा आपका 300। एलसीएम निकालने के लिए आपको आना चाहिए। अब बोल रहा है कि प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे, तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा ना उतना इसमें जोड़ देना, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 303, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 303 आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक 10,000 की, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10,000 की 2 राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, ठीक है। 10,000 जो है ये राशि है, इसको 2 राशि है, एगो इधर है और एगो इधर है, इसको बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए इसको निवेश किया गया, मतलब ब्याज पे दे दिया गया महाजन को, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए किया गया, तो पहला वर्ष बोला 5% साधारण ब्याज की दर पर, मतलब 2 साल के लिए दिया ना, एक दिया साधारण ब्याज पर और एक दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 2 वर्ष के लिए दिया आपका साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दिया 2 साल के लिए। तो अगर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया तो आपका हो जाएगा 2 साल का आपका दर, इसका वो हो जाएगा 10%, ठीक है, 10% ब्याज हो जाएगा। अब देखो वार्षिक चक्रवृद्धि दर बोल रहा है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको निकालने के लिए 5 + 5 + 5 गुने 5/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 बचेगा, क्या बचेगा आपका 12.5 बचेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका दर नहीं है, ये आपका, हाँ ये दर ही है, दर है आपका, रेट है, 10% टोटल रेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेट, ठीक है। अब बोल रहा है कि परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या है, मतलब यहाँ पे ब्याज है 10% और यहाँ पे ब्याज है 12.5%, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे आप कहोगे तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस है आपका 2.5, 25/100, ठीक है, 25/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 ना, 12.25 होगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर वाइटनर लगाना पड़ेगा इसमें, इरेजर ना, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा पेन में 12 पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे 25, ठीक है। अब ये दोनों के बीच अगर आप डिफरेंट निकालोगे तो यहाँ पे 5 दूना 10% है, 5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10.25। अब ये दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो यहाँ पे बचेगा आपका 0.25। अब कितना राशि है टोटल, तो टोटल राशि है 10,000, 0.25 ये परसेंट में है और टोटल आपका राशि कितना 10,000 टोटल राशि है। अब ये दोनों को गुना करो, ठीक है, तो 10,000 गुने 0.25 को नीचे ले आओ, 525 लिखो, दशमलव हटेगा तो यहाँ 2 जीरो बचेगा, यहाँ परसेंटेज हटेगा उसका 2 जीरो उतरेगा, तो ये 4 जीरो और आपका ये 4 जीरो,
खत्म हो गया, आपका आंसर आया 25, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 25। दोनों का जो परिपक्वता मूल्य में अंतर है वो हो जाएगा 25। अब देखिए नेक्स्ट, इसको भी सॉल्व करना थोड़ा स्टूडेंट को हिचकिचाहट होता है। 33.33 माइनस 0.03 प्लस 333.333 माइनस 3.33, इसका क्या होगा सही उत्तर, तो आपको इसमें बताना है। अब इसको सॉल्व करने का आप सही टेक्निक देखो, यहाँ पे 33.33, ठीक है, यहाँ पे है आपका माइनस 0.03 और फिर यहाँ पे प्लस, प्लस में क्या है 3 और 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे है माइनस, माइनस में क्या है 3.33, इसके आगे कुछ नहीं, तो आप कितनों जीरो बैठा सकते हो, इसमें कोई डॉट नहीं, कितनों जीरो आप इसके आगे लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.03 इसके आगे जीरो लगाओ, इसके आगे जीरो लगाओ। अब इसको आप बैलेंस करो, ठीक है, उसको जीरो को छोड़ो, इसको वैसे आपको समझाने के लिए लिख दिए। दशमलव के बाद इधर भी 3, दशमलव के बाद इधर भी 3, दशमलव के बाद इधर भी 3, दशमलव के बाद इधर भी 3। अब इसको बोल रहा है कि जो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो जीरो में यहाँ जीरो घटाएंगे कितना बचेगा 0, और जीरो में यहाँ जोड़ेंगे 3 तो कितना बचेगा 3, और 3 में फिर जीरो घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो इस तरह से यहाँ 3 आया। अब नेक्स्ट देखो 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3 में 0 घटाएंगे 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 6, और 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या 3 में 0 घटाएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब फिर से देखो उसके बाद क्या है 3 है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 0 0 बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 0 बैठा दो, यहाँ भी 0 बैठा दो। 3 है, 3 में 0 घटाएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, और 3 में फिर 0 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3, नहीं 3 में 0 घटाएंगे तो बचेगा आपका 0, 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ बचेगा कितना 6, ठीक है। अब देखो 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 363.303 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका हो जाएगा सही उत्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या कीजिए फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे आपको बोलेगा अरे भाई तो 15 को फैक्टर करो, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 3 गुने 5 या 5 गुने 3। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 का फैक्टर करो, तो यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 का आप फैक्टर करो, तो देखो इसको फैक्टर करने के क्या बोलते हैं, इसको गुना के टर्म में लिखना रहता है। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, अब इस माइनस 13x को इस तरह से तोड़ना रहता है ना कि इसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 13 बचना चाहिए, और गुना या भागा करने पर माइनस 48x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब ये दोनों का मल्टीपल आ जाना चाहिए। अब इसको तोड़िए, इसको कैसे तोड़ोगे, तो आप कहोगे माइनस 16x प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 48। अब देखो ये माइनस 16x और 3x को अगर हम जोड़ देंगे ना तो माइनस 13x बच जाएगा, ऊपर वाला टर्म जो आपको ये दिख रहा है, और इसको अगर गुना करेंगे 16 या 48x स्क्वायर तो ये दोनों का मल्टीपल भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम सही इसको तोड़ दिए। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है x स्क्वायर और यहाँ है x, तो इसमें कॉमन निकालो x को कॉमन निकालिए, यहाँ पे बचेगा आपका x और यहाँ पे बचेगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कॉमन कितना, यहाँ पे मेरा निकलेगा कॉमन 3, कितना निकलेगा कॉमन 3, यहाँ 3x और 48 में कॉमन कितना निकलेगा 3, ठीक है। कॉमन निकालिए, यहाँ पे आपका बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 16। अब देखो यहाँ भी है x माइनस 16 और यहाँ भी x माइनस 16, ये दोनों को आप कॉमन निकालो x माइनस 16। अब देखो यहाँ पे है x माइनस 16 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 3, तो आपको कहीं दिख रहा है x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन आसान है, बोले मध्य माध्यक और बहुलक से क्वेश्चन आता है, मेन मीडियन मोड से। बोल रहा है 9 8 3 5 1 9 8 2 9 की माध्यिका मतलब मीडियन, मोड मतलब बहुलक और मीन मतलब माध्य निकालो क्या होगा। तो देखो
जैसे इसमें बोल देगा माध्यक, बहुलक और माध्य निकालने के लिए इसको सबसे पहले आपको अरेंज करके इसको लिखना पड़ेगा। मतलब या तो घटते क्रम से बढ़ते क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे छोटा डिजिट यहाँ क्या है, 1। उसके बाद देखो 1 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, 3। यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। 3 के बाद आगे हम कहीं देखते हैं, इसके बाद बड़ा संख्या कौन है, इसके बाद है 5। 5 से छोटा कुछ नहीं, 5। उसके बाद देखते हैं 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है आपका 8 है 2 बार, तो यहाँ पे लिख दिए 8, यहाँ पे लिख दिए 8। और उसके बाद क्या 9 है 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ भी लिखेंगे 9 और यहाँ भी लिखेंगे 9। अब देखो क्या है, उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल है 9 संख्या। ठीक है, संख्या का नंबर कितना है, टोटल 9 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि माध्यिका निकालो। माध्यिका में क्या होता है कि जितना संख्या है उसका आधा कर दो। अगर जो संख्या है अगर यहाँ रहता 10 तो उसका आधा करते हैं 2 और कहते हैं 5 में 5वां नंबर पर जो आएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ है 9, यहाँ है बेजोड़ा, तो बेजोड़ा में 1 जोड़ के देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, संख्या को अगर ऑड रहा तो उसमें 1 जोड़ के बटा 2 करो। जैसे यहाँ पे 9 है तो हम 9 में 1 जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 5 आया। अब 5वां नंबर पे देखेंगे कौन संख्या आता है, जैसे 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे 8 आ रहा है, तो इसका जो माध्यिका होगा वो हो जाएगा 8। देखो यहाँ पे 8 मिल रहा है ना, यहाँ भी मिल रहा है, मतलब दोनों जगह देखते हैं कौन होता है सही आंसर। अब बोल रहा है कि बहुलक निकालो। बहुलक का मतलब होता है ना जो सबसे ज्यादा रहेगा। बहु का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा। बहु मतलब घर मतलब बहु मेहरारू को नहीं बुझना है, दूसरा चीज यहाँ है। बहु का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा रहे, ज्यादा बार रिपीट रहेगा। देखो यहाँ 9 क्या बार रिपीट है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो देखो 9 इसका हो जाएगा बहुलक। बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक इसका हो जाएगा आपका 9। अब इसका बोल रहा है देखो 9 यहाँ मैच भी कर रहा है, एक दूसरे सेंसर को पकड़ा जा रहा है यहाँ। उसके बाद बोल रहा है माध्य निकालो। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, माध्य मतलब मीन बोल रहा है। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना संख्या उसको जोड़ दो और जय वो संख्या उससे भागा दो। मतलब देखो इसको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 9 आपका हो जाएगा 27 और 9 हो जाएगा आपका 36, 36 और 9 45, 45 और 9 कितना हो जाता है आपका 54। 54 बटा कर दो कितना आप यहाँ 9, क्योंकि 9 को टोटल संख्या है, तो 54 बटा 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 6। देखो यहाँ पे 6 मिला, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 57 का सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब बोल रहा है 1.5 गुना दूरी, मतलब 240 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 240 और 12 मतलब 360 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति से कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप सिंपल तरीका देखो। ये बोल रहा है कि 240 किलोमीटर की जो दूरी है, किलोमीटर जो है सो ये बंदा 6 घंटा में तय कर ले रहा है। तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी को ही स्पीड बोलते हैं। तो 1 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में बोला कितना दूरी तय करोगे, तो 240 बटा 6 यानी कि 40 किलोमीटर ये दूरी 1 घंटा में तय करेगा। और यही इसका स्पीड वो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये घंटा में तय कर रहा है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो ना। अब बोल रहा है कि 1.5 गुना दूरी अधिक, मतलब ये जो 240 है इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना मतलब क्या हो जाएगा 240 प्लस 240 का 1.5 गुना मतलब कितना 120 और जुड़ेंगे इसका आधा, तो हो जाएगा ये 1.5 गुना। तो देखो 240 और 120 हो जाएगा आपका 360। 360 किलोमीटर दूरी को उतना ही समय में तय करने के लिए, मतलब 6 घंटा में तय करने के लिए उसको कितना अधिक वृद्धि की जाना चाहिए गति में। 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका घंटा, तो यहाँ 6 6 36, यहाँ हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहाँ पे निकल रहा है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे निकल रहा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना स्पीड बढ़ा रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये अपना स्पीड बढ़ा रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं है ऑप्शन में,
ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 99 का आंसर हो गया और यही लास्ट क्वेश्चन भी था 99 नंबर में। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट में बताओ किस तरह आज का सेशन लगा। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।